तो छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा बना हुआ है वो पूरे देश में छाया हुआ है। चूंकि आज सर्व आदिवासी समाज ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया, जिसे कांग्रेस का भी समर्थन मिला। इसी पर आधारित पहली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें सर्व आदिवासी समाज के धरने की हैं। राजधानी रायपुर में आज आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। आदिवासियों के प्रदर्शन को कांग्रेस का भरपूर साथ मिला। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव शिषपाल शोरी, मंत्री कवासी लखमा इस धरने में शामिल हुए। रेल आदिवासी लोगों का है, 32% है। हम शुरू से बोला आदिवासी का जो होगा 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का होगा, फिर जिला स्तर में भी होगा, ब्लॉक स्तर में भी होगा और दिल्ली में भी होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन का बचाव करती दिखी। बीजेपी बार बार कांग्रेस से आरक्षण के रद्द होने पर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था और मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट से निरस्त हुआ है। फिलहाल आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में लंबित है। सवाल वही है कि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति देती हैं या नहीं। तो आदिवासी आरक्षण संबंधी विधेयक के राजभवन में फंसे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्यपाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। सीएम बघेल ने आरोप लगाया कि राज्यपाल भाजपा नेताओं के दबाव में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह कहा कि राज्यपाल का एकात्म परिसर से कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल चाहे तो अटॉर्नी जनरल तक जा सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को लेकर सियासत कर रही है, यानी आरक्षण को लेकर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अब बात राज्यपाल तक पहुंच गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से ही पारित हुआ है। तो ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहां, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही है। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है, लेकिन बहाना ढूंढ रही है। जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज़ पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं, और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकती है। कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था और मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट से निरस्त हुआ है। अब क्या बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्या दिखाना चाहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के डबरा में बन रहे अस्पताल का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री इमरती देवी पहुंची और ठेकेदार पे भड़क गई। उन्होंने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर काम नहीं आता आपको
तो काम सीख लीजिए। कौन सा ठेकेदार है ये भगत जागी तो सब मरेंगे कि जिएंगे? पूरी ओके पूरी ये इतनी बिल्डिंग बनी है जो पूरी खाकई से भैंसी से बनी है, शुरू से ही है, शुरू से बन रही है। नहीं कौन को पैसा दे रहा, कौन को नहीं दे रहा, कहाँ जा रहा जो तो पैसा, पूरों को पूरा भ्रष्टाचारी है। आज एमपी सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर सुर्खियों में रही। वो डबरा में बन रहे 100 बिस्तर के अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ठेकेदार पर बिफर पड़ी। इमरती देवी ने कहा कि उन्होंने भी बेलदारी की है, इसीलिए ठेकेदार उन्हें न समझाएं कि निर्माण कैसे होता है। इमरती देवी ने कहा कि खराब क्वालिटी के सामान से बिल्डिंग बना दी गई है और रेत की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा ठेकेदार है ये भगत जागी तो सब मरेंगे कि जिएंगे? ये इतनी बिल्डिंग बनी है जो पूरी खाकई से भैंसी से बनी है, शुरू से ही है, शुरू से बन रही है। नहीं कौन को पैसा दे रहा, कौन को नहीं दे रहा, कहाँ जा रहा जो तो पूरों को पूरा भ्रष्टाचारी है। इमरती देवी ने मौके से सर्किल के एसडीएम को भी फोन लगाया और ठेकेदार की शिकायत की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर ठग अब छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी उन्हें भी अपना टारगेट बना रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। जसपुर के अजाक थाना प्रभारी रामलोचन गुप्ता से इन्हीं ठगों ने 3.5 लाख रुपए की ठगी की है। छत्तीसगढ़ में अब पुलिस वाले भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। मामला जशपुर का है, जहां अजाक थाना प्रभारी रामलोचन गुप्ता से ठगों ने 3.5 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने पामगढ़ की स्टेट बैंक शाखा में अपना खाता बंद कराने का आवेदन दिया था। तभी एक नंबर से फोन आया, पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया। बस फिर क्या, अधिकारी आ गए ठगों के झांसे में, दे दिया OTP और खाते से पार हो गए 3.5 लाख रुपए। बताया जा रहा है कि ये कारनामा बिहार के साइबर ठगों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फोन आया कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है, दिए गए लिंक पर क्लिक करें, तो उनके नाती के द्वारा उस लिंक पर क्लिक कर दिया गया और क्लिक करने के बाद उससे लगभग 3,25,000 रुपए आहरण हो गए। जब अन्य राशि और आरोपी की पतासाजी के लिए प्रयास किया जा रहा है, विवेचना जारी है। सोचने वाली बात है कि पूरे जिले में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और तो और पुलिस की साइबर शाखा ही अभियान चला रही है। ऐसे में अगर पुलिस वाले ठगी का शिकार होंगे तो आम भोली भाली जनता का क्या होगा? इसलिए हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया करके किसी भी अनजान कॉल मैसेज पर अपनी जानकारी न दें। OTP मांगा जाए तो शेयर न करें। बैंक कभी ये डिटेल नहीं पूछता। ऐसे ठगों से अपनी गाड़ी कमाई बचाने के लिए सतर्कता ही बचाओ। देखिए, एक बात तो है कि आपको OTP नहीं देनी है, अगर कोई भी मांगे तो। बैंक वाला मांगे तब भी नहीं देनी है, ये नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। बस्तर में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। 15 खातों से करीब 100 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कोंडा गांव से 2 और जगदलपुर से 2 आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। बस्तर में मनी लॉन्ड्रिंग का जाल फैलने लगा है। मामले का भंडाफोड़ किया। 15 खातों से करीब 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। मामले में पुलिस ने कोंडा गांव से 2 और जगदलपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगी गैंग के द्वारा यहाँ के भोले भाले लोगों का बैंक अकाउंट खुलवा कर उससे लाखों का ट्रांजैक्शन करने का एक मामला हमारे संज्ञान में है। आरोपी भोले भाले ग्रामीणों से अलग अलग बैंक में खाता खुलवाते, ग्रामीणों के बैंक की पासबुक और ATM अपने पास रखते और हर दिन 1 लाख से 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन करते और इसके एवज में ग्रामीणों को हर महीने 1,000 रुपए देते थे। पुलिस को आशंका है कि इसके तार महादेव सट्टा कारोबार से भी जुड़े हो सकते हैं या फिर ये पूरी तरह हवाला का मामला भी हो सकता है। यहाँ से विनोद बघेल, चंदन शेट्टी और कोंडा गांव से गौरव संजेटी और मोनी गुलशा नामक व्यक्ति की हमने गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही तथ्यों का खुलासा करने की बात कह रही है। बहरहाल नक्सली इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। तो कोरोना से निपटने के लिए आज पूरे देश समेत मध्य प्रदेश में अस्पतालों में मॉक ड्रिल कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत ऑक्सीजन प्लांट समेत दूसरी तैयारियों की जानकारी ली गई। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट है, जरा देखिए आप इस रिपोर्ट को, फिर आगे बढ़ाते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात को। मध्य प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। मंत्री सारंग ने ऑक्सीजन प्लांट, मशीनों, कोरोना वार्ड और दूसरी तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बात की। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त, केवल ऑक्सीजन
का ही नहीं, पूरी मॉक ड्रिल हो रही है। आईसीयू बिस्तर, पीकू, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, पूरा सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने की पूरी हमारी मॉक ड्रिल चल रही है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, सभी हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी मॉक ड्रिल कर कोरोना को लेकर अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इधर कोरोना की संभावित खतरे को देख एम्स प्रबंधन तैयारी में जुट गया है। आज भोपाल एम्स में फीवर क्लिनिक शुरू कर दिए गए। सर्दी बुखार के लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला गया है। इसके तहत सर्दी बुखार के मरीजों को प्राथमिक जांच के लिए फीवर क्लिनिक भेजा जाएगा। आपको बता दें कि आज पूरे देश में अस्पतालों की मॉक ड्रिल की गई। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल करने को कहा गया है, जिसका असर अब पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। जैसे रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में कोविड-19 की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और स्वास्थ्य सुविधाओं को परखने के लिए बिलासपुर में भी मॉक ड्रिल की गई। रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, जिन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान की गई तैयारियों का जायजा लिया। बिलासपुर जिला अस्पताल और सिम्स में कोविड पेशेंट की भर्ती से लेकर वार्ड में ऑक्सीजन, इलाज और मेडिसिन समेत जरूरी व्यवस्थाओं का एसडीएम, सीएमओ ने जायजा लिया। कोविड को लेकर प्रारंभिक व्यवस्थाएं तो दुरुस्त मिली, लेकिन अस्पतालों में दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं की कमी मिली। इधर अंबिकापुर की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कलेक्टर कुंदन कुमार ने निरीक्षण किया। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य कॉलेज के एक प्रोफेसर ने एक ऐसे ड्रोन का आविष्कार किया है जो खेतों में यूरिया के साथ खाद का छिड़काव भी कर सकेगा। कृषि कार्य को ध्यान में रखते हुए इस ड्रोन को विशेष तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये खेतों में बड़ी आसानी से खाद का छिड़काव कर सके। रायपुर के सेजबहार स्थित शंकराचार्य कॉलेज के प्रोफेसरों की टीम ने एक ऐसी ड्रोन तैयार की है जो दानेदार खाद का भी छिड़काव कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी ड्रोन बनाए गए हैं, लेकिन ये ड्रोन सबसे अलग है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य कॉलेज रायपुर में स्थित आइडिया लैब में प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पात्रा, प्रोफेसर अतुल चक्रवर्ती और डॉक्टर नेहा वर्मा ने मिलकर ड्रोन का आविष्कार किया है। कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए पहले भी ड्रोन के जरिए छिड़काव किए जाते थे, लेकिन वो इतने कारगर नहीं थे। मगर शंकराचार्य कॉलेज के प्रोफेसर का ड्रोन यूरिया खाद का छिड़काव भी कर सकता है। इससे खाद की बर्बादी नहीं होगी। ड्रोन में एक स्मार्ट डिवाइस को अटैच किया गया है, जिसमें 16 किलो तक यूरिया लोड किया जा सकता है। देखिए, इसमें एक अटैचमेंट हम लोगों ने यहाँ आइडिया लैब में डिज़ाइन किया। जो आमतौर पे ड्रोन आते हैं उसमें पेस्टिसाइड लिक्विड फॉर्म में स्प्रे किया जा सकता था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसमें ऐसा कि जो ग्रेनुलर दानेदार फॉर्म में यूरिया रहता है उसको भी स्प्रे कर सके, इसलिए एक अटैचमेंट बनाया। और ये ड्रोन जो है ये 16 किलो तक यूरिया ले जाकर के एक बार में स्प्रे करने में सक्षम है। कृषि संबंधी ड्रोन की विशेषता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे यूटिलिटी पेटेंट ग्रांट किया है। मार्केट्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे लिक्विड फॉर्म में, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना बनाया जाए मार्केट में नहीं है, और जो किसानों को जो प्रॉब्लम होती थी कि यूरिया कैसे छिड़कें, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया था, जिसमें मैं अरुण कुमार हूँ और मेरे एक कलीग हैं पंकज कुमार यादव। हम दोनों सर्टिफाइड डीजीसीए ड्रोन पायलट्स हैं, एंड हम लोग ड्रोन ट्रेनर भी हैं। तो यहीं से हम लोग का कुछ आइडिया आया था। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान रहते हैं। हाथियों से बचाव के लिए ड्रोन कारगर साबित होगा। प्रोफेसर अतुल का कहना है कि हाथी को भगाने के लिए गाँव के लोग पटाखे फोड़ते हैं। हॉर्न बजाकर भी हाथियों को वापस लौटाया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा सकती है। बहरहाल आगामी दिनों में ये ड्रोन बाजार में भी उपलब्ध होंगे। इस ड्रोन की खासियत है कि इसमें 16 किलो यूरिया खाद जो है वो रखा जा सकता है और दानेदार यूरिया खाद का ये ड्रोन छिड़काव कर सकता है। इसमें खास बात ये भी है कि अगर छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्रों में हाथी प्रवेश करते हैं तो ये ड्रोन अलार्म बजा देगा और उसके बाद फिर हाथी जो है वो रास्ते से चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये ड्रोन बनाया गया है और ये ड्रोन काफ़ी खास है और सबसे अलग भी है। कैमरामैन रमाशंकर के शर्वानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बुर्के का विरोध देखने को मिला है। असल में जिले के शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय केवलारी में कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर पहुंच रही हैं, जिसका भगवाधारी कुछ छात्रों ने विरोध जताया और हंगामा किया, जिन्हें महाविद्यालय प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, जिससे भगवाधारी
छात्रों और महाविद्यालय प्रशासन के बीच तीखी बहस हुई है। मामला तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने इस बात में तुरंत पुलिस को बुलाया और कॉलेज प्रशासन ने तत्काल सभी को एक समान ड्रेस कोड लागू करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लोग हिजाब और बुर्के पहनकर महाविद्यालय में आ रही हैं, तो हमने प्रिंसिपल सर को सूचना भी दी है इस बात की, लेकिन उसकी उचित कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने भी अपने ही वेशभूषा में अपने वस्त्र पहने के आए हैं और अन्यथा 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।